The memory diagram basically of 8-bit AVR family. Remember, we are only focusing on 8-bit family. So if you compare it with 8051, काफी सारी इसमें similarities आपको दिख रही होंगी. जैसे ये RAM आपका हो गया, ये आपकी फ्लैश मेमोरी हो गई. बट यस, क्योंकि ये अब recent architecture है, much advanced, much better than 8051, तो there are some differences, but it is along the same structure. You have some RAM, some data space जहाँ पे काम होगा, some ROM जहाँ पर आप अपना data permanently store कर सकते हो या program store कर सकते हो. Because if you remember, program हमारा कहाँ store होता है? ROM में store होता है, not RAM, because we want that program should be retained, it should remain stored even if we switch off our device. Okay, so you can see here you have this flash programming memory जो कि एक्चुअली दो सेक्शंस में डिवाइडेड है. अभी हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे. देन यू हैव SRAM डेटा मेमोरी स्पेस. फ्लैश मेमोरी इज ऑफ 32 किलोबाइट्स. SRAM मेमोरी स्पेस इज ऑफ 2K बाइट्स. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पे इमीडिएटली. हमारा जो ऑन चिप मेमोरी थी 8051 में, दैट वाज ओनली 4 KB. सो हियर यू हैव 32 KB. रैम वहां पर सिर्फ 128 बाइट्स थी. Here you have 2K bytes. So yes, you can see the advancement, you can see the difference, but same structure, similar line. एक यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी और है, that is EEPROM data memory, that is 1 kilobyte. So obviously this was not available in 8051. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं. What are these memories and what are they used for? और इसमें जो पार्ट्स हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं. So on chip, सारा ये on chip है. ठीक है, this is not external. So it has an on-chip in-system reprogrammable flash memory storage. ठीक है, that is 32K into 16. आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 किलोबाइट्स की मेमोरी है, 16K into 16. ठीक है, यहाँ पर I have written it incorrectly, my apologies. तो ये 16K into 16 है. ठीक है, इस फॉर्म में आपका ये मेमोरी स्प्रेड है, यानी 16 के आपके पास लोकेशंस होंगी and every location is having 8 plus 8 bytes, sorry 8 plus 8 bits, 1 plus 1 byte. ठीक है, तो 16 के लोकेशंस into 2 आपका 32K बन गया. ठीक है, so this is how your memory space is divided in case of flash program memory. 16K into 16 यानी 16K into 2 bytes. So that is why you get 32 kilobytes. ठीक है, तो ये हमारी फ्लैश मेमोरी हो गई. और इसमें एक और डिवीजन है, यू कैन सी हियर. फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू अ बूट लोडर सेक्शन, अ बूट फ्लैश और बूट लोडर सेक्शन, एंड द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन फ्लैश सेक्शन. सो बूट फ्लैश सेक्शन एक्चुअली क्या है, जैसे आप लोगों ने अपना जो पीसीज और लैपटॉप्स यूज करते हैं उसमें भी आपके पास बायोस रहता है, राइट? सो it contains all the information, all the necessary algorithms जो कि आपके सिस्टम को बूट करे मतलब एटलीस्ट ऑन करके वर्किंग स्टेज में ले आए. सपोज आपके बायोस करप्ट हो गया या बायोस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्विच ऑन योर कंप्यूटर प्रॉपर्ली एंड रीच अप टिल द विंडोज लॉगिन स्क्रीन. ठीक है, सो बायोस में क्या है कि एटलीस्ट जब आपकी डिवाइस ऑन होती है then it should be able to reach to the stage where it can run properly. तो ऐसे ही माइक्रो कंट्रोलर में भी आपका एक बूट फ्लैश सेक्शन होता है. सो दिस इज प्रिजर्व्ड. ठीक है, ये रीराइटेबल इजीली नहीं होता है. यस, यू कैन रीराइट इट बट इट कैन नॉट बी इजीली रीरिटन. इसमें हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं तभी हम इसको छेड़ सकते हैं. सो व्हाई इज दिस सेपरेट? सो दैट माइक्रो कंट्रोलर जब भी ऑन हो एटलीस्ट इट शुड हैव सम एल्गोरिथम, सम इंस्ट्रक्शंस जिससे ये रनिंग स्टेज में आ पाए. ठीक है, रनिंग स्टेज मतलब कि इट शुड बी इन द स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम द फ्लैश मेमोरी एप्लीकेशन फ्लैश सेक्शन. सो दैट इज व्हाई बूट इज इंपॉर्टेंट हियर एंड इट इज सेपरेटेड. ये इसी फ्लैश का पार्ट है बट इसका पार्ट अलग किया गया है जिससे इस पे कोई कभी ओवरराइटिंग या कोई गलती से यूजर इस पे डेटा वेटा ना स्टोर कर दे.
जिससे अगर बूट चला गया, आपका फ्लैश बूट फ्लैश वाला सेक्शन चला गया, then you will have problems in switching on and getting your microcontroller working again. So that is the only reason why these two sections are separated. तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी है that has been given so that single bytes can be read and written. Single byte मतलब one byte at a time read होगा या write होगा. Multiple bytes cannot be read or written from this memory in one time. जैसे if you have studied or just out of curiosity if you have read about flash memory, जैसे हमारी ये वाली memory है that is flash program memory. तो flash program memory क्या करता है? It actually has your entire memory space divided into sectors. ठीक है, जैसे अगर आपकी 32 किलोबाइट मेमोरी है, से there are sectors of 1 kilobyte or 500 bytes. So that means flash memory में क्या है कि जो भी आपके sectors defined है, तो suppose 32 किलोबाइट्स अगर मैं 1 किलोबाइट के sectors में define करता हूँ तो मेरे पास 32 sectors हो गए. So at a time आप उस एक sector पे read या write कर सकते, meaning you can entirely read that 1 kilobyte sector or you can write into that 1 kilobyte sector. So you do not have the convenience of writing 1 byte or reading 1 byte at a time. ये एक difference होता है आपके normal ROM में या EEPROM में and in your flash memory. तो ये जो ये वाला section है हमारा that is flash memory. So obviously it is divided into sectors. जो भी sectors होगा उतना वो एक बार में read या write कर लेगा. But EEPROM के केस में क्या होगा? It will only be able to read and write 1 byte at a time. Alright, so this is a separate memory, just an additional memory that has been provided for some memory storage and some data operations that can be done in this memory. So इसका जो EEPROM का access होता है to CPU, it is done through EEPROM address register, EEPROM data register and EEPROM control register. तो इसके जो registers हैं they are entirely different. The data register, the address register and the control register. और ये तो आप लोगों ने काफी पढ़ा हुआ है प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में दोनों में, that you have an address register जो एड्रेस बताएगा आप जिस मेमोरी लोकेशन से हमें कम्युनिकेट करना है, and then you will have data register जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन होगा, and a control register is there. Control register basically it is for generating control signals. It will control access to and from EEPROM. All right. Next section हमारा हम लोगों ने दो section cover कर लिए, the flash memory and the EEPROM. Next slightly detailed जो आपका memory है जिसको आपको थोड़ा सा याद करना है and you have to remember the different parts, that is your SRAM data memory. तो हमारे पास जैसे 8051 में 128 बाइट्स RAM थे, SRAM में हमारे पास यहाँ पर 2 किलोबाइट्स ऑफ SRAM है available. So let us see each section क्या कर रहा है, and apart from 2 kilobyte SRAM उस data space में और क्या क्या है. So firstly your SRAM data memory, it consists of 32 general purpose working 8-bit registers. ये हम लोगों ने register file में किए थे. So R0 to R31 जो भी registers हैं आपके 32 registers, they are available in SRAM. So this is quite similar to your 8051 architecture. 8051 में भी हमारा जो भी register bank था, if you remember, हमारे lower portion of memory space में available था, right? So all the GPRs are available in the SRAM. Next हमारे पास एक space available है that is called your IO memory or input output memory. So what is this space? इसमें क्या store होता है आपका? It contains addressable space for peripheral functions such as control registers and other input output functions.
So if you remember, जैसे 8051 में हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स थे SFR, सेम वे में हमारे पास ये सेक्शन ऑफ मेमोरी इट कंटेन्स द एड्रेसेबल स्पेस फॉर पेरिफेरल फंक्शंस. तो आपकी जितने पेरिफेरल्स हो गए, यू कैन talk about timers, UART और watchdog timers. So all the peripherals जिनके control registers और कुछ function registers है, they will be present in this input output memory, right? Then you have something called as extended input output memory. So extended input output memory का क्या है? Some controllers with more peripherals need more space than the input output memory, and that is why a section of the SRAM is used for handling these extra peripheral control registers and other input output functions. So other than your normal SFR type memory, input output memory, there is extended input output memory. किसी peripherals के कुछ extra registers, extra functions होते हैं. So all that is stored in the extended input output memory section. Then you have internal SRAM. Internal SRAM is your normal RAM. It is for normal RAM usage. It is used for temporarily storing intermediate results and variables within your software application. तो जब भी आपकी कोई application run हो रही है, whenever your program is running, whatever calculations have to be done, and if some data has to be stored temporarily, so everything is done in your internal SRAM. Okay, so this is your entire block diagram of 2 kilobyte SRAM. You can see this is your input output registers, kind of SFR for different peripherals. ये आपका extended input output register वाला area है. This is your 32 registers, general purpose registers जो आपके stored है यहाँ पर, and this is your free SRAM area जहाँ पे you can do any type of processing or any type of calculations and store the results here. So entire SRAM आपका in sections में divided है. So whenever you are asked about the memory space or the memory diagram for AVR 8-bit, so you have to draw all these three kinds of memories. आपका flash program memory हो गई, EEPROM हो गया and SRAM. Flash में सिर्फ 2 sections है, EEPROM में कुछ section नहीं है, but you have to explain why is EEPROM there and how is it different from Flash, because obviously दोनों ही ROM की type है. And then you have SRAM and its sections. तो ये आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है इसमें, and you have to learn and write it in your answer if memory space or memory diagram for AVR is asked. उन्होंने 8085 में, 8086 में, 8051 में डिटेल में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है, that how actually an instruction executes, कैसे वो प्रोग्राम मेमोरी से एक्सेस करता है इंस्ट्रक्शन, how then it works on some data element in the data memory. Alright, so how does the whole process take place? So you can sum up the instruction execution in this diagram. ठीक है, सब microcontrollers processors के more or less same steps रहते हैं. Obviously the more complicated a processor or controller is, थोड़े steps उसके बढ़ जाएंगे. But ideally if you talk about instruction execution, every CPU it is going to have a program counter, PC program counter, as you all remember, it stores the address of the next instruction to be executed. And obviously एक opcode होगा. opcode meaning कि जो भी हमें काम करवाना है प्रोसेसर से या कंट्रोलर में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, every instruction has an opcode. ठीक है, जो कि आपका fetch होता है, decode होता है and then execute होता है. So I hope you all remember this. So the same process is going to take place here also. So हमारे पास जो first step है, that is the CPU presents the value of the program counter on the address bus and sets the read control line, right? यानी program counter में आपका address आ गया next instruction का, और अगर आपका program बिल्कुल start हो रहा है, it is just starting, then obviously program counter is going to point to the first instruction. So
इट विल प्रेजेंट द वैल्यू ऑन द एड्रेस बस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एड्रेस बस के थ्रू प्रोग्राम मेमोरी में जा रहा है। यहाँ पर प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी एक ही दिखाई हुई है। So if you are using the same memory for programming as well as for data, then it's fine. Otherwise you can use separate memories also. So एक ही बात है, but यहाँ पर थोड़ा डायग्राम छोटा करने के लिए प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी एक ही में दिखाया हुआ है। So एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस आपका प्रोग्राम मेमोरी में जाएगा। किसको एड्रेस कर रहा है सीपीयू आपका? जो आपका एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का है, राइट? And it sets the read control line. Read control line matlab you have to read from the memory, because whenever you are going to fetch an instruction code, जब भी हमें कुछ instruction execute करवाना है, we have to fetch the opcode, and fetching means you are actually reading from the program memory, क्योंकि program memory में आपके सारे instructions stored है, सारा code stored है. So first you have to read from the program memory. पहले आपको फेच करना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन है क्या, क्या काम करवाना है. सो दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग फ्रॉम द मेमोरी इनिशियली, द प्रोग्राम मेमोरी. द फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी लुक्स अप द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन. जो भी आपका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करता है, फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी विल लुक अप दैट एड्रेस and present the value of that instruction on the database, right? So what is basically happening, प्रोग्राम मेमोरी में जैसे ही वो पर्टिकुलर एड्रेस का इंस्ट्रक्शन मिला, इट इज गोइंग टू पुट दैट वैल्यू ऑन द डेटाबेस, राइट? सो यू कैन अप्रिशिएट हियर कि हाउ एड्रेस बस एंड डेटा बस आर बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेसर, द प्रोसेसिंग पार्ट एंड द मेमोरी. सो एड्रेस से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस गया, किस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, एंड डेटा बस से आपका इंस्ट्रक्शन की वैल्यू गई. Suppose the instruction opcode is 8-bit, say 0x40, और जो मेरा एड्रेस है वो 0000 है, यानी 000 मेमोरी एड्रेस लोकेशन पे मेरा एक इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है 0 या 40 लिख देता हूँ. सो ऑल दीज वैल्यूज आर इन हेक्स. ओके, सो ये एड्रेस बस से गया और ये आपका डेटा बस पे आया 40. So the value from this data bus is then placed into the instruction register and the CPU clears the read control line. So आपका जो value data bus से आई, it is stored in the instruction register. Instruction register stores the instruction that has to be executed during that time, ठीक है? And it clears the read line. That means no more reading is taking place for now. मतलब इसका जो read operation था वो अभी खत्म हो गया. फिर से कुछ रीड करना है वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट इशू. बट करंटली जो मुझे इंस्ट्रक्शन फेच करना था वो इंस्ट्रक्शन फेच हो गया. सो रीडिंग हैज बीन डन. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाउ होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. Simultaneously what is going to happen, the program counter, that is the PC, it will increment, so it points to the next instruction to be executed. प्रोग्राम काउंटर में आप लोगों को पता ही है, इट देन इंक्रीमेंट्स टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. यानी सपोज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 0002 पे है, लेट्स अज्यूम, तो पीसी में अब क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 0002. ओके, बट नथिंग विल स्टिल हैपन बिकॉज अभी भी इसका काम हुआ नहीं है. बट डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर, हो सकता है पाइपलाइनिंग अगर आपके आर्किटेक्चर में अवेलेबल है, देन ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा, और जब इंस्ट्रक्शन आ चुका है ये अपना डिकोड और एग्जीक्यूट इसमें करता रहेगा. So that is also possible depending on the architecture. Instruction decoder interprets and implements the instruction. Obviously आप लोगों को पता ही है, fetching part हो चुका है. यहाँ पर आपका क्या होगा, your instruction that has been fetched will be decoded and executed. जो भी आपका काम ये instruction बोल रहा है, that will be done. Alright, so this is the entire instruction execution cycle for AVR microcontrollers. So I hope this is very easy for everyone and you can relate it to your previous processors and microcontrollers. बिल्कुल difference नहीं है, एकदम आपकी exactly same steps है.
Alright, address through address bus goes to the program memory. प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस स्टोर होता है. देन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी गोज टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर थ्रू द डेटा बस. कुछ भी और रीड राइट ऑपरेशन डेटा मेमोरी से रिलेटेड होता है तो यहाँ पर हो जाएगा. आफ्टर योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यहाँ पर इट डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स योर इंस्ट्रक्शन. सपोज इंस्ट्रक्शन बोलता है कि फिर से मुझे कुछ मेमोरी से चाहिए, ऑब्वियसली then again your memory will be contacted and some data will be picked up from the data memory, right? So depending on instruction फिर से आपकी data memory use हो सकती है. and then after that क्योंकि आपका प्रोग्राम काउंटर ने simultaneously next instruction को point कर लिया था, so whenever this instruction has been executed completely then the process will again repeat.